हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आशीष पोलाला क्लासेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को शुरू करने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि लॉ को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है सब्सटेंटिव लॉ की कैटेगरी, और जो दूसरी कैटेगरी है वो एडजेक्टिव और प्रोसीजरल लॉ की कैटेगरी है। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ हैं जो कि पार्टीज के राइट एंड लाइबिलिटीज को डिटरमिन करते हैं। ऑन द अदर हैंड, प्रोसीजरल लॉ वो लॉ हैं जो कि प्रैक्टिस प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करते हैं एंड मशीनरी प्रोवाइड करते हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दोज राइट एंड लाइबिलिटीज विच आर गिवन इन दी सब्सटेंटिव लॉज। किसी भी सब्सटेंटिव लॉ की एफिशिएंसी प्रोसीजरल लॉ की एफिशिएंसी पर डिपेंड करेगी। जितनी देर तक हमारा प्रोसीजर सिंपल, एक्सपीडियस एंड इनएक्सपेंसिव नहीं होगा, उतनी देर तक हमारे जो सब्सटेंटिव लॉ हैं दे आर बाउंड टू फेल इन अचीविंग देयर ऑब्जेक्ट एंड रीचिंग द गोल। क्योंकि ये प्रोसीजरल लॉ ही है जो कि सब्सटेंटिव लॉ में जान डालने का काम करते हैं बाय प्रोवाइडिंग अ रेमेडी। ये प्रोसीजरल लॉ ही है जो कि एक वेल नोन मैक्सिम को इम्प्लीमेंट करता है जिसका नाम है ओबी जस इबी रेमेडियम। ओबी जस इबी रेमेडियम का मतलब है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। सब्सटेंटिव लॉ हमें राइट प्रोवाइड करेंगे, वेयरएस जो प्रोसीजरल लॉ है वो उन राइट को कोर्ट्स में इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। कहने का मतलब है जो हमें जो रेमेडी मिलेगी सब्सटेंटिव राइट की, वो प्रोसीजरल लॉ के थ्रू ही मिलेगी। अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इंडियन पीनल कोड 1860 कुछ एग्जाम्पल्स हैं सब्सटेंटिव लॉ की। और दूसरी तरफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1882, लिमिटेशन एक्ट 1963, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रोसीजरल लॉ की। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एक प्रोसीजरल लॉ है जिसको हम एडजेक्टिव लॉ भी बोल सकते हैं, जो ना तो हमें कोई राइट प्रोवाइड करेगा और ना ही हमारे राइट को हमसे छीनेगा। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908? It is intended to regulate the procedure to be followed by the civil court. सिविल कोर्ट ने कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है और कैसे प्रोसीजर फॉलो करना है, उसको रेगुलेट करने का काम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 करेगा। अगर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की हिस्ट्री की बात करें तो 1859 से पहले इंडिया में कोई भी यूनिफॉर्म कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नहीं था। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ सिविल प्रोसीजर मौजूद थे। एक सेम रीजन में डिफरेंट सिस्टम ऑफ प्रोसीजर इकट्ठे चलते थे। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में ही साइमल्टेनियसली 9 डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ सिविल प्रोसीजर प्रिवेल कर रहे थे। तो इंडिया में फर्स्ट यूनिफॉर्म कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को इनेक्ट किया गया इन द ईयर 1859। उसके बाद 1877 में एक न्यू कोड इंडिया में आया जिसने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859 के डिफेक्ट को दूर करने का काम किया, पर इसमें भी नंबर ऑफ डिफेक्ट थे। सो 1882 में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1882 को इनेक्ट किया गया, पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1882 भी
नंबर ऑफ टाइम्स वेरियस अमेंडमेंट से होके गुजरा. इट वाज इन 1908 that the present Code of Civil Procedure 1908 came into force with effect from 1st of January 1909. 1908 में जो ये हमारा प्रेजेंट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 था, ये बना और ये लागू हुआ 1 जनवरी 1909 से. इसमें भी अमेंडमेंट आई. तो अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने बहुत ज़्यादा बदलाव किए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में. इसको हम मिनी सीपीसी भी बोल सकते हैं. और ये जो अमेंडमेंट एक्ट 1976 है, ये लागू हुआ 1 फरवरी 1977 में. उसके बाद इन द ईयर 1999 एंड 2002 और भी अमेंडमेंट्स हुई कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में. और ये 1999 और 2002 की अमेंडमेंट 1 जुलाई 2002 को लागू हुई इंडिया में. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 ने भी अमेंड किया. इस अमेंडमेंट को मंजूरी मिली 31/12/2015 को, जबकि इसे माना जाएगा कि ये 23 अक्टूबर 2015 को इंडिया में इनफोर्स हो गया. अगर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की स्कीम की बात करें, अगर हम बात करें कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को कैसे पढ़ेंगे, तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को पढ़ने के लिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना ज़रूरी है. पहला जो पार्ट है उसे बॉडी ऑफ द कोड बोलते हैं. सेकंड पार्ट ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज नोन एज शेड्यूल ऑफ द कोड. पहले पार्ट को हम बॉडी ऑफ द कोड बोलेंगे, whereas second part of the Code of Civil Procedure 1908 is known as Schedule of the Code. बॉडी ऑफ द कोड की अगर हम बात करें, तो बॉडी ऑफ द कोड में टोटल 158 सेक्शंस हैं, जो कि 11 पार्ट्स में ग्रुप्ड हैं. हर एक पार्ट में नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है. जो टोटल सेक्शंस बॉडी में है वो 158 सेक्शंस हैं, जिनको हम 11 पार्ट्स में ग्रुप करते हैं. जब हम बॉडी ऑफ द कोड को पूरा पढ़ लेते हैं, 158 सेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद है शेड्यूल ऑफ द कोड. अगर हम बात करें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में कितने शेड्यूल हैं, तो इट हैज़ 1 शेड्यूल. तो जो पहला शेड्यूल है, एक ही शेड्यूल है, एक शेड्यूल में 51 ऑर्डर्स हैं. और ये जो ऑर्डर हैं, इनको रोमन लैंग्वेज में नंबरिंग की गई है, ऑर्डर नंबर 1 से लेकर ऑर्डर नंबर 51. हर एक ऑर्डर एक स्पेसिफिक प्रोसीजरल मैटर के साथ डील करेगा और उसके जो रूल्स हैं वो उस ऑर्डर में कंटेन होंगे. फॉर एग्जाम्पल, पार्टीज टू दी सूट ऑर्डर नंबर 1 में डील किया गया है. सम्मन्स वो ऑर्डर नंबर 5 में डील किए गए हैं. ऑर्डर नंबर 6 डील करेंगे प्लीडिंग के साथ. ऑर्डर नंबर 7 प्लेड. ऑर्डर नंबर 8 रिटन स्टेटमेंट. ऑर्डर नंबर 9 अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज. इसी तरीके नाल ऑर्डर नंबर 21 एग्जीक्यूशन के साथ डील करेगा, जो कि लेंथीएस्ट ऑर्डर है सीपीसी का. अगर हम बॉडी ऑफ द कोड एंड शेड्यूल के साथ एक दूसरे का कंपैरिजन करें, तो जो सेक्शंस हैं, जो सेक्शंस हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के, ये जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन को ले डाउन करेंगे. while the schedule it relate to the procedure, method, manner mode in which the jurisdiction may be exercised. तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ ज्यूरिसडिक्शन कहाँ है? सेक्शंस में. वेयरएज शेड्यूल हमें प्रिस्क्राइब करेगा प्रैक्टिस
procedure, method, manner, and mode in which the jurisdiction of the sections may be exercised. अगर रूल्स ऑफ सीपीसी सेक्शंस के साथ इनकंसिस्टेंट होंगे तो सेक्शंस की बात मानी जाएगी, रूल्स की बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बॉडी ऑफ द कोड एक फंडामेंटल है, ये बेस है। अगर इसमें अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है तो डेट अमेंडमेंट कैन बी मेड ओनली बाय द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर ही बॉडी ऑफ कोड में अमेंडमेंट कर सकता है, किसी सेक्शंस में बदलाव कर सकता है। पर अगर हम शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल को हाई कोर्ट के द्वारा अमेंड किया जा सकता है, और जो पावर है हाई कोर्ट को वो सेक्शन नंबर 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130 एंड 131 ऑफ द कोड में दी गई है। कहने का मतलब है 121 से लेकर 131 तक जो सेक्शंस हैं उसमें 123 और 124 नहीं है। इसमें पावर दी गई है हाई कोर्ट को कि वो रूल्स में अमेंडमेंट कर सकती है। अगर हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की नेचर के बारे में बात करेंगे, स्कोप के बारे में बात करेंगे, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एग्जॉस्टिव है या नहीं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एग्जॉस्टिव है उन मैटर्स के रिगार्डिंगली जिसको स्पेसिफिकली डील किया गया है सीपीसी में। पर अगर कोई पॉइंट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में डील नहीं किया गया तो उस मैटर पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एग्जॉस्टिव नहीं है। इसका इसका कारण ये है कि जब लेजिस्लेचर ने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की ड्राफ्टिंग का काम किया था तो उस टाइम पर लेजिस्लेचर इनकैपेबल थी कि ये सोच सके कि फ्यूचर लिटिगेशंस में क्या क्या पॉसिबल सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं। इसीलिए लेजिस्लेचर इनकैपेबल थी उन मैटर्स के रिगार्डिंगली प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करने के लिए। पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने बना दी सेक्शन 151 ऑफ द कोड विद रिगार्ड टू दोज मैटर्स जहां सीपीसी में कोई प्रोविजन ले डाउन नहीं है, वहां कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर को इस्तेमाल करेगी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। अगर सेक्शन नंबर 151 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को हम पढ़ें तो इसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है, क्या लिखा गया है? नथिंग इन दिस कोड shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the code। कुछ भी सीपीसी में जो लिखा गया है वो कोर्ट की इनहेरेंट पावर को प्रभावित नहीं कर सकता। सिविल कोर्ट हमेशा इंटाइटल हैं उन ऑर्डर्स को करने के लिए जो कि जरूरी है फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। सो एक बार सेक्शन 151 को दोबारा पढ़ लें। क्या लिखा गया है सेक्शन 151 में? नथिंग इन दिस कोड shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent powers of the court to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent the abuse of the process of court। अगर सीपीसी को पढ़ना है तो इसकी इंटरप्रिटेशन को लिबरली करना होगा और इस तरीके से करना होगा कि जो सब्सटेंटिव राइट की इन्फोर्समेंट इफेक्टिव बनाई जा सके। That is, the rules of procedure must be interpreted liberally and in such manner as to render the enforcement of substantive rights effective। अगर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की नेचर ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो इट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन, ये पिछली डेट से अप्लाई नहीं होगा। हाँ,
कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 क्योंकि पिछली डेट से एप्लीकेबल हुआ था, वहां वो अमेंडमेंट पिछली डेट से लागू हो रही है, बट अदरवाइज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन नहीं है। आइए आज शुरू करते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 को। दिस वाज द फिफ्थ एक्ट ऑफ 1908 जिसको लेजिस्लेचर के द्वारा असेंट मिली थी 21 मार्च 1908 में। तो प्रियम्बल ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 क्या बोल रहा है कि ये एक ऐसा एक्ट है जो कि सिविल प्रोसीजर कोड कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगी उसको एक जगह पर इकट्ठा करता है और समय आने पर इसको अमेंड भी करता रहता है। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज relating to the procedure of the code of civil procedure judicature। तो क्या लिखा है, whereas it is expedient to consolidate and amend the laws relating to the procedure of the codes of civil judicature, it is hereby enacted as follows। सेक्शन नंबर 1 प्रीलिमिनरी का पहला सेक्शन है। सेक्शन नंबर 1 हमें शॉर्ट टाइटल बताता है कि इस एक्ट का नाम क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ सीपीसी, कि ये सीपीसी कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होगा। सेक्शन नंबर 1 में ये बताया गया है कि इस एक्ट को हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के साथ साइट करेंगे। दिस एक्ट में बी साइटेड एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 2 में ये बताया गया है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन 1st of January 1909। ऑल्दो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि 21 मार्च 1908 को गवर्नर जनरल ने इसे असेंट दी, जबकि ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1909 में। सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 3 में ये लिखा है कि व्हाट विल बी द एरिया टू बी कवर्ड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इंडिया के किस भाग पर एप्लीकेबल होगा और कहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को छोड़कर, स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरिया को छोड़कर। पर अगर हम स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में सभी जो सेंट्रल लॉ हैं वो अब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो रहे हैं। तो आज से हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पर अभी भी स्टेट ऑफ नागालैंड एंड कुछ ट्राइबल एरियाज में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एप्लीकेबल नहीं होगा। पर अगर हम स्टेट ऑफ नागालैंड की बात करें तो स्टेट ऑफ नागालैंड की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन इशू कर सकती हैं और उस ऑफिशियल गजट की नोटिफिकेशन के जरिए इस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की एक्सटेंशन पूरे स्टेट ऑफ नागालैंड में भी कर सकती है और कुछ पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड में भी कर सकती है, और सच ट्राइबल एरिया एज द केस में बी। पर अगर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की एप्लीकेबिलिटी स्टेट ऑफ नागालैंड में उस ऑफिशियल गजट की नोटिफिकेशन के जरिए होगी, ये कुछ बदलावों के साथ हो सकती है। वो बदलाव जो कि सप्लीमेंटल हैं, इंसिडेंटल हैं और कंसिक्वेंशियल हैं, इसको नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया जाएगा। अगर ट्राइबल एरियाज की बात करें तो ट्राइबल एरियाज का मतलब क्या है, ये भी एक्सप्लेनेशन में बताया गया है।
इन दिस क्लॉज ट्राइबल एरिया मीन्स द टेरिटरीज। ट्राइबल एरिया का मतलब वो टेरिटरी हैं जो कि 21 जनवरी 1972 से पहले असम के ट्राइबल एरिया में इंक्लूड हो गई थी, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के पैरा नंबर 20 में लिखा गया है कि व्हाट आर द ट्राइबल एरियाज जो कि असम में इंक्लूड हो गए 21 जनवरी 1972 से पहले। सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है? अमीन दीवी आइसलैंड, ईस्ट गोदावरी एंड विशाखापट्टनम एजेंसीज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप के रिलेशन में अगर हम बात करें, इन रिलेशन टू द अमीन दीवी आइसलैंड एंड ईस्ट गोदावरी एंड विशाखापट्टनम एजेंसीज in the state of Andhra Pradesh and Union Territory of Lakshadweep. The application of this code shall be without prejudice to the application of any rule or regulation for the time being in force in such island, agencies or union territory as the case may be relating to the application of this code. कहने का मतलब है कि अगर अमीन दीवी आइसलैंड ईस्ट गोदावरी विशाखापट्टनम एजेंसीज जो कि स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में है और लक्षद्वीप की यूनियन टेरिटरी, वहां पर अगर कोई उनका कोई लोकल लॉ इन रिलेशन टू द प्रोसीजर है, उसकी बात मानी जाएगी इन कंपैरिजन टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। कहने का मतलब है कि अगर उनके लोकल प्रोसीजरल लॉ और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में कोई इनकंसिस्टेंसी होगी तो उनके लोकल लॉ की बात मानी जाएगी in comparison to Code of Civil Procedure 1908। हमने प्रियम्बल पढ़ा। प्रियम्बल में हमने दो शब्द पढ़े, कंसोलिडेट एंड अमेंड। प्रियम्बल हमें क्या बताता है? ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट जो कि प्रियम्बल में लिखा है? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर। तो कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर के प्रोसीजर को एक जगह में इकट्ठा करना और उसे टाइम टू टाइम अमेंड करना, ये है ऑब्जेक्ट इस एक्ट का। सो आई वांट टू रिपीट, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट as stated in the preamble is to both to consolidate and amend the laws relating to the procedure of courts of civil judicature। कंसोलिडेट का मतलब क्या है? टू कंसोलिडेट ए लॉ मीन्स टू कलेक्ट द स्टैट्यूटरी लॉज रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सभी स्टैट्यूटरी लॉ को एक जगह पर इकट्ठा करने को बोला जाए तो उसे क्या बोलेंगे? कंसोलिडेट। एंड ब्रिंग इट अप टू डेट, और इनको अप टू डेट रखना है, इन ऑर्डर डेट इट मे फॉर्म ए यूजफुल कोड, ताकि ये एक यूजफुल कोड के तौर पर हमें सर्व कर सके एट द टाइम व्हेन द कंसोलिडेशन एक्ट इज इनेक्टेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर? जो कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है वो उन सभी प्रोसीडिंग पर एप्लीकेबल होगा जो प्रोसीडिंग कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर के सामने चल रही है। पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर नोट करने के लिए कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 किसी स्पेशल या लोकल लॉ को प्रभावित नहीं करेगा और किसी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर को प्रभावित नहीं करेगा जो कि एक पर्टिकुलर लॉ में प्रिस्क्राइब किया गया है। Therefore, Code of Civil Procedure does not apply to the proceedings before the controller of patents, income tax proceedings, arbitration proceeding। क्यों? क्योंकि ये सभी प्रोसीडिंग्स स्पेशल लॉ के साथ गवर्न होती है। That means to say कि अगर किसी स्पेशल लॉ और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के प्रोसीजर में इनकंसिस्टेंसी आ जाए तो उस स्पेशल लॉ के प्रोसीजर को मान्यता मिलेगी, उस स्पेशल लॉ का प्रोसीजर प्रिवेल करेगा ओवर द प्रोसीजर विच इज गिवन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसके बारे में सेक्शन नंबर 4 ऑफ सीपीसी में भी बताया है जो कि सेविंग क्लॉज है। सेविंग क्लॉज में क्या बताया है? इफ देयर इज इनकंसिस्टेंसी,
अगर किसी तरह का कोई टकराव होगा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की प्रोविजन और स्पेशल लॉ की प्रोविजन के दरमियान, तो स्पेशल लॉ की प्रोविजन प्रिवेल करेगी ओवर द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. सो दिस इज समथिंग अबाउट द प्रेजेंट लेक्चर. अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियोस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जी.